नरक में गर्मी हो रही थी। उस सर्दी की गर्मी में दोपहर के समय शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख एक चुड़ैल की सुनवाई कोर्ट में रखते हैं। जिस चुड़ैल पर मुकदमा चल रहा था उसका नाम था घूरी। एक शैतानी वकील घूरी के खिलाफ गंभीर आरोप लगा रहा था और घूरी कटघरे में खड़ी थी। घूरी जी, आप इस कटघरे में इसलिए खड़ी हैं क्योंकि आपके कारण समाज में हमारी प्रतिष्ठा कम हो रही है। आप ही हैं जिसकी वजह से आजकल कंबलगढ़ के लोग रातों को गहरी नींद में सो रहे हैं। आपके कारण नरक की जीडीपी में 2% की गिरावट देखने को मिली है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। झूठ! नरक के कटघरे में खड़े होकर झूठ बोलते हुए आपको शर्म नहीं आई? ऑर्डर ऑर्डर! वकील जी, इस समय नरक में गर्मी है, बात बंद करके सीधे मुद्दे पर आ जाइए। मैं बस इतना चाहता हूं जज साहब कि इसका भूतिया लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और इसे नरक में आलू तलने का काम दिया जाए और सजा के तौर पर हर रोज इसे अपने प्राणों के लिए लस्सी भी बनानी पड़े। गर्मी में लस्सी का मजा ही कुछ और है। ये सजा और आरोप सुनकर घूरी परेशान हो जाती है और शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख से कहती है, जज साहब, मैं लोगों को डराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, मगर आजकल सब लोग फोन में लगे रहते हैं तो कोई डरता ही नहीं है। फिर से झूठ! घोरी, मुझे बताओ उस रात क्या हुआ था जब तांत्रिक ने तुम्हें 15 सालों के लिए कैद कर दिया था? जी, वो मैं... पूरी कहानी सुनाओ। मैं और प्रमुख दोनों ये कहानी विस्तार से सुनना चाहते हैं। मैं एक दिन एक हवेली में गई थी। वहाँ सिर्फ 3 लोग रहते थे, पति, पत्नी और उनकी बेटी। मैं उन्हें पहले ही दिन डराना चाहती थी, मगर क्या? आगे बोलो। मगर क्या घोरी? मगर उनके घर पर खाना बहुत अच्छा बनता था और ज्यादा बनता था, इसलिए मैं हर रोज उनका खाना खा लेती थी। देखा जज साहब, डराने की बजाय ये चुड़ैल उनका खाना खाने में लगी हुई थी। जो खाना देखकर अपनी मंजिल भूल जाए वो क्या खाक चुड़ैल बनेगी? वकील के इतना कहते ही शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख कहते हैं, ऐसा क्या बनाते थे वो लोग कि तुम उन्हें डराने की बजाय उनका खाना खाने लगती थी? वो हर रोज पनीर की सब्जी बनाते थे, कभी टिंडे तो कभी राजमा पुलाव, पनीर टिक्का बिरयानी और भी बहुत कुछ बनाते थे हर रोज। पनीर टिक्का की बात सुनकर जज के मुंह में पानी आ जाता है, मगर वो खुद पर संयम रखते हैं और घूरी से कहते हैं, अब खाना खाती हो वो सब तो ठीक है, मगर खाने के बाद तो तुम उन्हें डरा सकती थी ना? सोचा तो यही था, मगर हर रोज मैं उनके सोने का इंतजार करती रहती थी। वो सब रात में फोन में लगे रहते थे और देर रात सोते थे। उनके सोने का इंतजार करते करते मैं सो जाती थी। फिर एक दिन क्या? फिर एक दिन हवेली में तांत्रिक की रेड पड़ गई और वो हवेली में घुस आया। क्या? तांत्रिक की रेड? तो तुमने उसे देखकर खुद को कहाँ छुपाया? जैसे ही वो घर में प्रवेश करता है वैसे ही मैं खुद को हवेली के बेसमेंट में जाकर छुपा लेती हूँ, मगर तांत्रिक को पता चल जाता है कि मैं यही हूँ। वो नीचे एक लाल रस्सी लेकर आता है। जो प्रेत भूत यहाँ है वो बाहर आए मेरे सामने। फिर क्या? मैं डर गई और बाहर आ गई और अपने हाथ ऊपर कर लिए। क्या नाम है तेरा और यहाँ क्या कर रही है? परमिट है तेरे पास? हाँ, मेरे पास इस घर में आने का परमिट है। किसने दिया तुझे ये परमिट? शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख ने मुझे ये परमिट दिया था। जज साहब देखिए, इसने तांत्रिक की रेड में आपका नाम लिया था। मुझे माफ कर दीजिए जज साहब, मैं डर गई थी। ठीक है, आगे बताओ क्या हुआ? आगे तांत्रिक मुझे उस लाल रस्सी से बांध देता है और ऊपर जाते वक्त सीढ़ी पर एक खत छोड़कर चला जाता है और उस हवेली के परिवार को नीचे बेसमेंट में आने से मना कर देता है। अब असली बात बताओ जज को,
15 साल तुम वहीं कैद थी, आगे क्या हुआ? सब सच सच बताना। मैं 15 साल से वहीं कैद थी। 15 साल बाद मुझे पता चला कि वो सिर्फ एक मामूली रस्सी थी जिसे मैं अपने हाथ से भी खोल सकती थी। नौसिखिया, आगे और है जज साहब? आगे जैसे ही मैं रस्सी खोल देती हूँ, ऊपर जाते समय मुझे तांत्रिक का छोड़ा हुआ खत मिलता है। मैं उस खत को खोलती हूँ जिसमें तांत्रिक ने ये लिखा था। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, भोली चुड़ैल। देखा आपने जज साहब, अब तांत्रिक लोग शैतानों की कोई इज्जत नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इस घोरी चुड़ैल की वजह से तांत्रिक लोग हमें हल्के में ले रहे हैं। हमें कुछ करना होगा, आपको कुछ करना होगा जज साहब। इसका लाइसेंस अभी के अभी रद्द कर दीजिए और इसे चूल्हे पर बैठा दीजिए। शैतानों की एसोसिएशन के प्रमुख कहते हैं, घोरी, तुम्हारी वजह से समाज में शैतानों का बड़ा मजाक उड़ रहा है। तांत्रिक लोग हमें भोला बनाकर चले जा रहे हैं, इसीलिए मैं तय करता हूँ। हाँ, इसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए। इसीलिए मैं तय करता हूँ कि इसे 1 महीने की मोहलत दी जाए। यह सुनकर घोरी चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब। ये आप क्या कह रहे हैं जज साहब? इसे 1 महीने की मोहलत दे रहे हैं? यह नाइंसाफी है। जानता हूँ, मगर सबको एक मौका मिलना चाहिए। घोरी, अगर 1 महीने में तुम किसी को डरा नहीं पाई या डरा कर घर खाली नहीं करा पाई, तो तुम्हारा भूत का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। फिर तुम्हें सिर्फ इस नरक में ही रहना होगा। घोरी फिर से धरती पर आ जाती है और इस बार वो ठान कर आती है कि किसी को डरा कर ही मानेगी। इसीलिए सबसे पहले वो एक हवेली में जाती है जहां वो एक फोन छिपा कर रखती है। घोरी फोन को हाथ में लेती है और उसमें चैट जीपीटी से पूछती है, कौन सबसे ज्यादा जल्दी डरते हैं भूत से? चैट जीपीटी जवाब देता है, बच्चे और वो लोग जो अकेले घर में रहते हैं। समझ गई, अच्छे से समझ गई। अब मैं डराऊंगी रात में अकेले सोने वाले लोगों को। घोरी रात में अपने शिकार की तलाश करती है। तभी उसे एक अशोक नाम का आदमी तेजी से निकलता हुआ दिखाई देता है, जो अकेले रहा करता था। घोरी पहले से ही उसके घर की अलमारी में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर के बाद अशोक अपने हाथ में सूटकेस लिए घर आता है और सूटकेस खोलता है। उसमें से वो बंदूक निकालकर सूटकेस के बगल में रखता है। सूटकेस से वो पैसे निकालता है। घोरी को लगता है कि ये सही समय है अशोक को डराने का। वो अलमारी से अचानक बाहर निकलती है और चिल्लाती है। उसे देखकर अशोक भी चिल्लाता है और बंदूक हाथ में लेकर घोरी पर तान देता है। उसके हाथ में बंदूक देखकर घोरी भी चिल्लाती है और अपने हाथ ऊपर कर लेती है। अशोक उससे पूछता है, कौन हो तुम? सच सच बताओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। मैं भूत हूँ, मुझे तुम्हारी गोली से कुछ नहीं होगा। तो तुमने अपने हाथ क्यों ऊपर किए हैं? घोरी हाथ नीचे कर लेती है। मारो गोली, मारो मुझे। मैं भूत हूँ, मुझे तुम्हारी बंदूक से कुछ नहीं होगा। मैं सच में गोली मार दूंगा। तो मारो, मारो गोली, मारो। अरे यार, मैं नहीं मार सकता। हाँ? क्यों? क्या हुआ? अरे ये बंदूक नकली है। मैं इससे लोगों को डराता हूँ, चोरी चकारी करता हूँ, मगर आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं। और तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम सच में भूत हो? हाँ, मैं सच में भूत हूँ। इतना मुंह लटकाकर क्यों बोल रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे। घोरी सारी बातें अशोक को बताती है, जिसे सुनकर अशोक घोरी से कहता है, यार मेरा भी यही हाल है। अब मैं चोरी नहीं कर पा रहा हूँ। चोरों की कम्युनिटी वाले मुझे पुलिस का दोस्त कहने लगे हैं। इससे अच्छा वो मुझे गाली दे देते। और मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, फिर मेरा भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और मैं नरक में दाल चावल बनाने लगूंगी।
तभी अचानक से अशोक के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे, हम दोनों साथ में क्यों नहीं काम करते? मेरे पास एक मस्त प्लान है जिससे मेरी भी अच्छी खासी चोरी हो जाएगी और तुम्हें लोगों को डराने का मौका मिल जाएगा। अच्छा, बताओ। अशोक उसे सारा प्लान बताता है। अगले दिन दोनों तैयार हो जाते हैं और पहुंचते हैं एक कपल के घर पर। रात का समय है। घोरी ने कान में एयरपॉड्स लगा रखे हैं। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आई रिपीट, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है घोरी? हाँ, आ रही है। ठीक है, जाकर उनकी अलमारी में छिप जाओ। वो अपने घर की तरफ बढ़ेंगे तो मैं तुम्हें इत्तला कर दूंगा। ठीक है। घोरी उनकी अलमारी में जाकर छिप जाती है। थोड़ी देर के बाद वो कपल अपने घर की तरफ आ रहे थे। अशोक उन्हें देखता है और घोरी को इत्तला कर देता है। वो दोनों घर में आ रहे हैं घोरी, मौका देखते ही उन्हें डरा देना और जैसे ही वो बेहोश हो जाएंगे वैसे ही मैं घर के अंदर आकर चोरी कर लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। वो कपल घर में आ जाते हैं और अपने बेडरूम में जाने लगते हैं। बेडरूम में रखी अलमारी में घोरी चुड़ैल छिपी हुई थी। जैसे ही कपल बेडरूम में पहुंचते हैं वैसे ही घोरी अलमारी से बाहर निकलती है और उन्हें डरा देती है। इस बार घोरी अपनी आवाज भयानक रखती है। उसके नाखून बड़े बड़े होते हैं। उसे देखकर कपल डर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी अशोक घर में घुसकर चोरी कर लेता है और दोनों के होश में आने से पहले ही मौके से फरार हो जाता है। दोनों अशोक के घर पहुंचते हैं। हाँ, मैंने कर दिया। मैंने उन दोनों को ऐसा डराया कि वो बेहोश हो गए। अब मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा, उसकी एक्सपायरी डेट भी बढ़ जाएगी। अब मेरा नाम भी चोर एसोसिएशन में गूंजेगा क्योंकि मैंने बहुत सारा सोना चांदी उनके घर से चुरा लिया है। दिशा अर्जुन के साथ कार में बैठी हुई थी। अर्जुन कार ड्राइव कर रहा था। अब कार तेज चलाने से क्या फायदा अर्जुन, थोड़ी धीमी चलाओ ना। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं है दिशा। कुछ देर पहले ही कह रही थी कि तेज चलाओ तेज चलाओ, अब बोल रही हो कि स्पीड स्लो कर लो। क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा प्लेन मिस हो गया। अचानक कार झटका देते हुए रुक गई। क्या हुआ? अचानक कार क्यों रोक दी? पता नहीं दिशा, बाहर निकल कर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है। अर्जुन कार का बोनट खोलकर चेक करने लगा। तभी उसकी नजर सामने एक थिएटर पर पड़ी जो कि लाइट से जगमगा रही थी। दिशा, ये तो कोई थिएटर मालूम पड़ता है। सही कह रहे हो। चलो ना अर्जुन, थिएटर के अंदर चलते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर कोई प्ले चल रहा हो। पागल हो गई हो क्या? रात के 11 बज रहे हैं। चलो ना अर्जुन, हो सकता है कि अंदर हमें कोई कार का मैकेनिक भी मिल जाए। दिशा अर्जुन से जिद करने लगी। अर्जुन ना चाहते हुए भी दिशा के साथ उस थिएटर के अंदर चला गया। उस थिएटर के अंदर एक प्ले चल रहा था, मगर थिएटर के अंदर की सारी सीट खाली पड़ी हुई थी। न जाने क्यों दिशा को बड़ा ही अजीब लगने लगा। चलो अर्जुन, यहाँ से चलते हैं। अब क्या हुआ? अब जब अंदर आ ही गए हैं तो इस प्ले को देखकर चलते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अब बहुत ही मजा आ रहा है। सामने मंच पर एक युवक बड़े ही अजीब अंदाज में नृत्य करके फनी डायलॉग्स बोल रहा था और ये देखकर अर्जुन को बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अर्जुन, तुम्हें इस थिएटर के अंदर खाली कुर्सियां दिखाई नहीं दे रही हैं क्या? इस थिएटर में सिर्फ एक कलाकार के अलावा और कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अरे यार, हो सकता है कि ये प्ले कल होने वाला हो और ये कलाकार अभी प्रैक्टिस कर रहे हो। अर्जुन ने इतना कहा ही था कि तभी उस कलाकार ने हंसना बंद कर दिया और वो उन दोनों की ओर किसी जानवर की तरह घूरने लगा। उसके इस तरह के व्यवहार से अर्जुन बुरी तरह चौंक गया। अर्जुन, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है, चलो यहाँ से। तभी वो नृत्य करने वाला व्यक्ति तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ उन दोनों के करीब आ गया। उसका भयानक काला जला हुआ चेहरा देखकर दिशा और अर्जुन के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। इस घटना के एक दिन बाद राजन अपने बंगले के बाहर गार्डन में टहल रहा था।
कि तभी उसका नौकर बल्ली वहां पर आ पहुंचा। अच्छा हुआ तुम आ गए बल्ली, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्या तुमने थिएटर की साफ सफाई करवा दी? बल्ली इधर उधर देखते हुए धीमी आवाज में बोला। थिएटर की साफ सफाई तो करवा दी है मालिक, लेकिन हमेशा की तरह वहाँ पर। इतना बोलकर बल्ली चुप हो गया। आगे बोलो बल्ली, क्या हुआ? तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गए? मालिक, आज जब मैं सुबह के वक्त सफाई करने के लिए गया तो मंच पर एक लड़के और एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी और उनके चेहरों का मांस जला हुआ था। बल्ली की बात सुनकर राजन के चेहरे पर डर के साए लहराने लगे। तुमने उनकी लाशों को ठिकाने तो लगा दिया ना? जी, थिएटर के बगल में जो हमारी खाली जमीन पड़ी है ना, वहाँ पर हमेशा की तरह इस बार भी मैंने वही किया, उन दोनों लाशों को वहाँ गाड़ दिया। ध्यान रखना इस बात की भनक किसी और को ना लगने पाए। इतना बोलकर राजन घर के अंदर चला गया। घर के अंदर कदम रखते ही राजन की पत्नी राजन से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक आप ऐसे ही बेकसूर लोगों को मरवाते रहेंगे? तुम तो ऐसे बात कर रही हो नंदिनी जैसे कि उन सबको मैंने मारा हो। आखिर आप उस मनहूस थिएटर को बेच क्यों नहीं देते? अब तो मैं चाह कर भी नहीं बेच सकता नंदिनी। लेकिन क्यों? क्योंकि जब से मैंने उस थिएटर को खरीदा है ना जाने कितने लोग उस थिएटर में मौत की नींद सो चुके हैं। पुलिस के डर से मैंने उन सबकी लाशें थिएटर के पीछे वाली जमीन में गड़वा दी। अगर मैंने थिएटर किसी और को बेचा तो मैं पकड़ा जा सकता हूँ। उन सब की मौत का जिम्मेदार मुझे ही ठहराया जाएगा। अच्छा यही होगा कि हमेशा की तरह हम इस बातचीत को यहीं रोक दें। राजन बाहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके बंगले में इंस्पेक्टर अभिमन्यु आ धमका। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपके बंगले में क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं इस इलाके का नया थाना इंचार्ज हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल कल रात अर्जुन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी दिशा के साथ किसी थिएटर में प्ले देखने गया था, मगर घर लौटते हुए वो दोनों अचानक गायब हो गए। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उन दोनों के मोबाइल की आखिरी लोकेशन आपके थिएटर के आसपास ही ट्रेस हुई है और मैंने पता किया है कि इससे पहले भी बहुत से लोग आपके थिएटर के आसपास ही लापता हुए हैं जो आज तक मिले ही नहीं। तो कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि उन सब के गायब होने में मेरा हाथ है? फिलहाल तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहा। मैं बस आपको ये बताने के लिए आया हूं कि उन सारे लापता लोगों की केस की फाइलें अब मैंने ले ली हैं, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए अब आता रहूंगा। इतना बोलकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु वहां से चला गया। राजन का बुरी तरह से मूड खराब हो चुका था। अपने आप को समझता क्या है? इसकी शिकायत तो मैं एसपी से जरूर करूंगा। इतना बोलकर राजन गुस्से से घर से बाहर निकल गया। वो अपनी कार में बैठने ही वाला था कि तभी एक दूसरी कार वहां पर आकर रुक गई। उस कार के अंदर से एक सुंदर युवक निकलकर बाहर आ गया। अरे समीर बेटा, तुम अमेरिका से कब आए? सरप्राइज पापा, सरप्राइज। मुझे पता था कि आप मुझे देखकर चौंक जाएंगे, इसीलिए मैं आपको चौंकाना चाहता था। तभी समीर की कार से दो लोग और निकलकर राजन के सामने खड़े हो गए। डैडी, ये मेरी दोस्त पूजा है और ये मेरा दोस्त राहुल। क्या बात है डैडी, आप मुझे देखकर खुश नहीं हुए? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, बस तुम्हें अचानक देखकर शॉक सा हो गया। चलो अंदर चलते हैं। राजन उन तीनों को घर के अंदर ले आया। अपने बेटे को देखकर नंदिनी भी खुश हो गई। इस बार तुम अमेरिका से यहाँ कितने दिनों के लिए आए हो? इस बार मैं तुम्हें जल्दी जाने नहीं दूंगी। चिंता मत कीजिए मम्मी, इस बार मैं कहीं नहीं जाने वाला। जानती हैं, मैं और मेरे दोस्त तीनों आपस में मिलकर अपने थिएटर में इंडिया का सबसे बड़ा प्ले करवाने वाले हैं। कल शाम को अमेरिका से कुछ बड़े एक्टर भी आएंगे उस प्ले में हिस्सा लेने के लिए। मैंने मुंबई से बड़े बड़े लोगों को इनवाइट भी किया है। समीर की बात सुनकर राजन बुरी तरह से चौंक गया। उसके चेहरे पर डर झलकने लगा। क्या तुम अपने थिएटर की बात कर रहे हो? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ।
जब हमारे पास इतना बड़ा थिएटर मौजूद है तो फिर भला मैं दूसरा थिएटर क्यों बुक करूंगा? और वैसे भी जब से वो थिएटर आपने खरीदा है तब से वो बंद ही पड़ा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब मैं उस थिएटर को दोबारा खोलूंगा और सारी दुनिया को चौंका दूंगा। और हाँ पापा, कल जो प्ले होगा ना, उसका राइटर भी मैं ही हूँ। इतना बोलकर समीर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला गया। राजन घबराए हुए अंदाज में अपनी पत्नी से बोला, अब क्या होगा नंदिनी? जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। चिंता मत कीजिए, जब से आपने थिएटर खरीदा है तब से उस थिएटर में आज तक कोई प्ले नहीं हुआ। हो सकता है कि प्ले होने के बाद वहाँ की परिस्थितियाँ बदल जाए। आप बल्ली को थिएटर भेज दीजिए और बोल दीजिएगा कि वो मेरे बेटे और उसके दोस्तों का ध्यान रखे। अगले दिन वो पूरा थिएटर लोगों से भरा हुआ था। समीर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था। वहीं राजन और नंदिनी के चेहरे बहुत डरे हुए थे। क्या बात है पापा? मैं देख रहा हूँ कि आप जब से यहाँ पर बैठे हैं आपके चेहरे पर डर झलक रहा है। तुम्हारा प्ले कब शुरू होगा बेटा? बस पापा, होने वाला है। कुछ देर में यहाँ पर्दा खुल जाएगा और उसके बाद अपना ये थिएटर देखते ही देखते पूरे इंडिया और दुनिया में फेमस हो जाएगा। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर अभिमन्यु पहुँच गया। इंस्पेक्टर अभिमन्यु राजन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत कीजिए, मैं बिन बुलाया मेहमान नहीं हूँ, बल्कि मुझे भी इनवाइट किया गया है। तभी पूजा राहुल और समीर से बोली, चलो स्टेज पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही है। ऑडियंस प्ले के स्टार्ट होने का इंतजार कर रही है। वो तीनों स्टेज पर पर्दे के अंदर चले गए। कुछ देर बाद स्टेज पर अंधेरा छा गया और अचानक पर्दा खुल गया और एक अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति वहाँ पर नृत्य करने लगा। ये कैसा प्ले है? बाकी के कलाकार कहाँ हैं? ना कोई अनाउंसमेंट, ना कोई साउंड। क्या हो रहा है ये? इंस्पेक्टर अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी वो भयानक व्यक्ति इंस्पेक्टर अभिमन्यु की ओर देखकर शैतानों के अंदाज में हंसने लगा। अचानक राहुल, बल्ली, समीर और पूजा की लाशें रस्सी से टंगी हुई सबको दिखाई देने लगी। उन चारों के शरीर जले हुए थे। ये देखकर स्टेज पर भगदड़ मच गई। इंस्पेक्टर अभिमन्यु अपनी पिस्तौल निकालते हुए सभी लोगों से बोला, कोई भी स्टेज से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इंस्पेक्टर अभिमन्यु की बात किसी ने नहीं सुनी। अब थिएटर में सिर्फ 3 लोग ही मौजूद थे। अचानक वो व्यक्ति दौड़ता हुआ राजन के पास आ गया और उसका जला और भयानक चेहरा देखकर इंस्पेक्टर अभिमन्यु भी डर से कांपने लगा। कौन हो तुम? ये थिएटर मेरा है। बरसों पहले ये इंसान इस थिएटर को मुझसे खरीदने के लिए आया था, मगर मैं इस थिएटर को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। मैंने इसे बेचने से इनकार कर दिया। एक रात ये इंसान शराब के नशे में धुत होकर मेरे पास आया और मुझसे जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर मेरे थिएटर को अपने नाम कर लिया और मुझे जिंदा जला दिया। तब से मैं इसका इंतजार कर रहा था और आज ये यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ पर जितने भी लोग लापता हुए हैं उन सबको तुमने ही मारा है? हाँ, मेरे थिएटर में कोई भी इंसान आता है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। अचानक राजन और नंदिनी के शरीर में आग लग गई और वो दोनों जलकर खाक हो गए। वो भयानक व्यक्ति इंस्पेक्टर अभिमन्यु की ओर देखकर बोला, चले जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। इंस्पेक्टर अभिमन्यु डरते हुए वहाँ से भाग गया। उसने उन सारे केसेस की फाइल्स बंद कर दी